मूवी की शुरुआत में मूवी के अहम किरदार माइक को अपनी गर्लफ्रेंड से अलविदा कहते हुए दिखाया जाता है। माइक यूएस आर्मी में एक सैनिक के तौर पर काम करता है। उसे एक मिशन के लिए रेगिस्तान में भेजा गया है। इस मिशन में माइक के साथ उसका एक पार्टनर टॉमी भी है। दोनों के नेचर एक दूसरे से पूरी तरह से विपरीत हैं। टॉमी काफी खुश मिजाज प्रवृत्ति का है तो दूसरी तरफ माइक काफी सीरियस नेचर का है। दोनों को किसी आदमी को मारने का मिशन दिया गया होता है। दोनों छिपकर उस आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उस जगह कुछ लोग आते हैं। पता चलता है माइक और टॉमी को 65 साल के एक टेररिस्ट सईद आसिफ को मारने का मिशन दिया गया होता है। सईद वहां शादी के लिए आया था और देखकर लगता है कि वो दूल्हे का पिता है। माइक उसे मारने ही वाला होता है कि तभी दूल्हा और दुल्हन उसके और सईद के बीच में आ जाते हैं। माइक को ऊपर से आदेश मिलता है कि दूल्हे को गोली मारकर बीच में से हटाया जाए, लेकिन वो किसी इनोसेंट की जान नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो अपने सीनियर से झूठ कहता है कि सईद उसकी नजरों से ओझल हो गया है। तभी सईद के बॉडीगार्ड्स की नजर माइक और टॉमी पर पड़ती है। वे लोग इन दोनों पर आग की तरह गोलियां बरसाते हैं। इस वजह से माइक और टॉमी को मिशन कैंसिल करके वहां से भागना पड़ता है, लेकिन भागते भागते वे दोनों अपने जीपीएस डैमेज कर बैठते हैं और सईद के लोगों से बचने के लिए एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। सईद के लोग चट्टान के नजदीक आ ही रहे होते हैं कि तभी माइक दूसरी ओर गोली चलाकर उनका ध्यान भटकाता है। माइक की तरकीब काम कर जाती है। वे लोग इन दोनों को ढूंढने दूसरी तरफ चले जाते हैं। उनसे अपनी जान बचाने के बाद दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। उन्हें वहां से 5 घंटे की दूरी पर स्थित एक गांव में जाने के लिए कहा जाता है ताकि वहां से उनकी टीम उन दोनों को पिक कर सके। रास्ते में टॉमी माइक को अपने बेटे की शरारतें बताकर एंटरटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक काफी सीरियस मुंह बनाए उसकी बातें सुन रहा होता है। टॉमी के बार बार पूछने पर माइक उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वो इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। टॉमी उसे बताता है कि शादी के बाद शुरुआत के दिनों में एडजस्ट होने में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की आदत हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद हवा के झोंके से उड़ता हुआ एक वार्निंग साइन बोर्ड उनकी तरफ आता है। उस पर लिखा होता है कि पिछले 40 सालों में उस जगह 3 करोड़ 30 लाख लैंडमाइंस छुपाए गए हैं। टॉमी उस बोर्ड को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि अपने दुश्मनों को इस जगह से दूर रखने के लिए ये टेररिस्ट द्वारा गढ़ा गया एक झूठ है, लेकिन माइक उस बोर्ड को देखकर काफी चिंतित नजर आता है। टॉमी अपनी बात साबित करने के लिए बेफिक्र होकर रेगिस्तान में चलने लगता है। तभी यकायक एक बटन दबने जैसी आवाज होती है और अगले ही पल एक धमाका होता है। लैंडमाइन फटने की आवाज की वजह से माइक कुछ देर के लिए बहरा हो जाता है, लेकिन नॉर्मल होते ही वो टॉमी की तरफ बढ़ता है। लेकिन फिर से एक बार बटन दबने जैसी आवाज होती है। माइक ने भी लैंडमाइन पर पैर रख दिया था। माइक देखता है कि टॉमी धमाके से जिंदा तो बच गया था, लेकिन वो अपने दोनों पैर खो चुका था। टॉमी इस वजह से जीने की आस छोड़ चुका था। माइक उसे उसके बेटे की याद दिलाकर हिम्मत रखने के लिए कहता है। वो उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है ताकि दर्द से थोड़ी राहत मिले। इंजेक्शन लगाने के बाद टॉमी रेडियो की तरफ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टॉमी का शरीर फिर से दर्द से कराहने लगता है। माइक अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाने की बात करता है। वो कहता है कि शायद लैंडमाइन पुरानी हो और उसे कुछ ना हो। टॉमी उसे ऐसी बेवकूफी ना करने के लिए कहता है और उसे उसी जगह रोकने के लिए वो खुदकुशी करता है। मरने से पहले वो माइक से ये भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे वहां से जिंदा वापस लौटना होगा। माइक अपने दोस्त की मदद ना कर पाने की वजह से काफी असहाय महसूस करता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद उसका पैर दर्द करने लगता है। इस वजह से वो बड़ी सावधानी से अपने एक घुटने पर बैठता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो एक औजार की मदद से टॉमी के पास पड़े रेडियो को अपनी ओर खींचता है, लेकिन बदकिस्मती से उस रेडियो की बैटरी डेड हो चुकी थी और एक्स्ट्रा बैटरीज टॉमी के पास थी। माइक थोड़ा दिमाग लगाकर सोलर पावर की मदद से बैटरी चार्ज करता है। इसके बाद वो अपने सीनियर ऑफिसर्स से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं फिलहाल वो जिस एरिया में है उस एरिया में रेत के तूफान होने की वजह से वो रेस्क्यू टीम वहां नहीं भेज सकते। आगे वे कहते हैं कि अगर सब ठीक रहा तो 52 घंटे बाद रेस्क्यू टीम आकर उसे वहां से निकाल लेगी। ये सुनकर माइक निराश हो जाता है। उसका सीनियर उसे एक और सुझाव देता है। वो उसे सावधानी से पास ही एक खड्डा खोदकर उसमें कूदने के लिए कहता है।
इसमें उसकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है कि उसे उसके शरीर का कोई हिस्सा गंवाना पड़े। माइक रेस्क्यू टीम का इंतजार करने की ठान लेता है। वो घड़ी में 52 घंटे का टाइमर लगाता है और डटकर माइन के ऊपर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद माइक देखता है कि एक रेत का तूफान उसी की तरफ आ रहा है। वो जैसे तैसे करके खुद को हिलने नहीं देता। तूफान खत्म होते ही वो देखता है कि तूफान टॉमी की बॉडी को नजदीक ले आया है। इसका मतलब रेडियो की बैटरीज भी उसके साथ साथ माइक के करीब आ गई थी। हालांकि अगले ही पल वो फिर से निराश हो जाता है जब वो देखता है कि तूफान की वजह से रेडियो उससे काफी दूर चला गया है। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। प्यास के मारे माइक का गला सूख रहा होता है। एक बार खुदकुशी करने का ख्याल भी उसके दिमाग में आता है, लेकिन वो उस ख्याल को खुद पर हावी नहीं होने देता। तभी उसे वहां एक आदमी उसी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी जिगजैग पैटर्न में चल रहा होता है। माइक उसे लैंडमाइंस के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसकी बात समझ नहीं पाता। वो माइक के करीब आता है और उसे उसका पैर आगे बढ़ाने के लिए कहता है। इसके बाद वो माइक से उसकी पानी की बोतल लेता है और वहां से चला जाता है। माइक का गला पूरी तरह से सूख चुका होता है। पानी ना होने की वजह से वो अपनी पेशाब पीने ही वाला होता है कि तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आती है। उसके पास माइक की पानी की बोतल होती है। वो बच्ची उसे वो बोतल देती है। माइक राहत की सांस लेता है जब वो उस बोतल को पानी से भरा हुआ पाता है। वो बच्ची बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो इशारों में कहती है कि उसे अपना पैर आगे रखना चाहिए। माइक भी उसे इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि वो आगे कदम क्यों नहीं रख रहा है। माइक उसे इशारों से रेडियो लाकर उसे देने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्ची माइक जो कहने की कोशिश कर रहा था उसे समझ नहीं पा रही थी। फ्रस्ट्रेट होकर यही बात माइक उसे चिल्लाकर बताता है। इस वजह से वो घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। रात में ठंड से बचने के लिए माइक अपने आसपास आग लगाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। उसे जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। वो खुद को व्यस्त रखने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के फोटोज देखता है। उसे वहां एक वीडियो भी दिखाई देता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसे जल्दी से युद्ध खत्म कर लौटने के लिए कह रही होती है। ये देखकर माइक भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो दोबारा उसे देख पाएगा कि नहीं। माइक अब काफी थक चुका होता है। उसे नींद आ रही होती है। तभी उसने जलाई हुई आग भी बुझने लगती है। आग बुझते ही जंगली जानवर उसे घेर लेते हैं। माइक उन्हें भगाने के लिए गोली चलाता है, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं होता। एक जानवर टॉमी के मृत शरीर को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एक जानवर माइक की तरफ बढ़ रहा होता है। माइक टॉर्च की मदद से उस पर गोली चलाता है। तभी उसकी तरफ बढ़ने वाले एक जानवर का पैर लैंडमाइन पर पड़ता है। इसकी वजह से हुए धमाके के कारण सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं। सुबह होती है और वही आदमी माइक के पास आता है जिसकी बेटी ने उसे पानी दिया था। वो आश्चर्यजनक नजरों से माइक को देख रहा होता है। वो माइक से कहता है कि वो बहुत नसीब वाला है जो कि अभी तक जिंदा है, वरना लैंडमाइन पर पैर रखकर भी जंगली जानवरों से बचना कोई आम बात नहीं है। माइक उसे कहता है कि शायद वो लैंडमाइंस की लोकेशन जानता है और इसी वजह से वो जिगजैग पैटर्न में चलता है, लेकिन इस बात से वो आदमी साफ इनकार करता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि ऐसी जगह पर जिगजैग पैटर्न में चलना ज्यादा सेफ है। माइक फिर उसे रेडियो लाकर देने के लिए कहता है। वो आदमी माइक के हाथ में रेडियो लाकर थमाता है और वहां से चला जाता है। माइक अपनी घड़ी में लगाया टाइमर देखता है। मदद पहुंचने में अभी भी 24 घंटे बाकी थे। धीरे धीरे उसे भ्रम होना शुरू होता है। वो देखता है कि टॉमी जिंदा हो गया है और उसे हिम्मत बनाए रखने के लिए हौसला देता है। थोड़ी देर बाद सूरज डूबता है और रात होती है। माइक को उसे अपनी जिंदगी में की हुई सारी गलतियां याद आने लगती हैं। उसे पछतावा होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर मिशन पर आया था। कुछ देर बाद फिर से जंगली जानवर उसे घेर लेते हैं। माइक अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाता है। किसी तरह से वो ये रात भी लैंडमाइन पर खड़े खड़े गुजारता है। जब सुबह होती है तो जिन जिन जानवरों ने उस पर हमला किया था उनकी लाशें उसके चारों तरफ गिरी होती हैं। माइक ने काफी बहादुरी से खुद की रक्षा की थी। 45 घंटे बीत चुके होते हैं और अभी रेस्क्यू टीम आने में सिर्फ 7 घंटे बचे होते हैं। लेकिन तभी रेडियो पर उसके सीनियर का मैसेज उसे मिलता है कि रेस्क्यू टीम को आने में और 17 घंटे लगने वाले हैं। माइक कहता है कि अब वो खुद को और नहीं रोक सकता। तभी सीनियर उसे किसी से बात करने के लिए कहता है। वो माइक की गर्लफ्रेंड जेनी होती है। माइक जेनी से उसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है,
इसके बाद उसे फिर से भ्रम होने लगता है कि जेनी उसके सामने सोफे पर बैठी है। वो उसके करीब जाना चाहता है, पर शरीर में ताकत ना होने की वजह से वो वहीं गिरने लगता है। लेकिन तभी अचानक बर्बर आकर उसे पकड़ता है। वो माइक के जख्मों पर मलहम लगाता है। वो माइक को बताता है कि एक बार उसने भी लैंडमाइन पर पैर रखा था, जिस वजह से उसे अपना एक पैर गंवाना पड़ा। वो आगे कहता है कि अपना पैर गंवाना अपनी पूरी जिंदगी गंवाने जैसा होता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में उसकी बीवी और बेटी आई तब अपने आप पैर ना होने की कमी पूरी हो गई। जिंदगी में कुछ भी हो, हमें मूव ऑन करते रहना चाहिए। माइक उससे कहता है कि वो सचमुच लकी है कि उसके पास एक प्यारा परिवार है। इसके साथ ही वो उसकी बेटी की तारीफ करता है जो उसके लिए पानी लेकर आई थी। बर्बर कहता है कि कुछ सालों पहले जब वो और उसकी बेटी इस जगह से माइंस को टिन के डब्बों से रिप्लेस कर रहे थे, तभी एक लैंड माइन पर उसका पैर पड़ने की वजह से वो मर गई। वो उसे आगे कहता है कि उसे खुशी है कि उसकी बेटी उससे मिलने आई। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जब वो वहां से जा रहा होता है तब माइक को उस आदमी की बेटी दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। माइक को फिर से भ्रम होने लगते हैं। उसे दिखाई देता है कि बचपन में कैसे उसके पिता उसकी माँ को मारते थे और वो असहाय होकर सिर्फ देख पाता था। इसके बाद उसे उसकी बीमार माँ अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी दिखाई देती है। आगे उसे गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए हसीन पल भी याद आते हैं। तभी रेडियो से माइक के सीनियर की आवाज आती है। वो माइक से कहता है कि रेस्क्यू टीम उसे ढूंढने वहां से निकल गई है, लेकिन इसके लिए वो माइक को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भेजने के लिए कहता है। माइक अपनी लोकेशन बताने के लिए फ्लेयर गन निकालता है, पर इससे पहले कि वो फ्लेयर गन चला पाता, सईद के टेररिस्ट उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की वजह से माइक के पास ही गड़ी हुई लैंडमाइन फट जाती है। धमाके की वजह से फ्लेयर गन माइक के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। माइक उन टेररिस्ट पर पलटवार करना चाहता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा होता है। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है और इससे उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। वो तुरंत रेत में गोलियां मारकर एक लैंडमाइन फोड़ता है। लैंडमाइन फटने की वजह से उसके और टेररिस्ट के बीच में एक धूल का बादल बन जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर माइक अपनी राइफल उठाता है और उन दोनों को मार गिराता है। इस मुसीबत से तो माइक बच जाता है, लेकिन फ्लेयर गन अभी भी उसकी पहुंच से दूर ही होती है। माइक को उस बर्बर की लैंड माइंस को टिन के डब्बों से रिप्लेस करने की बात याद आती है। वो बचने की आखिरी कोशिश करने की सोचकर अपना पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बम नहीं फटता। जब माइक रेत के अंदर देखता है तो उसे लैंडमाइन की जगह एक टिन का डिब्बा दिखाई देता है। उसके अंदर सैनिक का खिलौना देखकर उसे लगता है कि ये टिन का डिब्बा उस आदमी की बेटी ने लैंडमाइंस की जगह रखा होगा। 52 घंटों की इस मुसीबत से बचने के बाद माइक राहत की सांस लेता है। वो जमीन पर गिरकर रोने लगता है। इसके बाद वो फ्लेयर गन चलाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। रेस्क्यू टीम आकर उसे ले जाती है। मूवी के एंड में माइक की गर्लफ्रेंड उसे एयरपोर्ट पर लेने आई होती है। माइक उसे अपने घुटने पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज करता है और प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, और यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है।